नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओजांग IAS अकेडमी। लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसके अंदर हमने इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने 3 भागों में बांटा था: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिंदी में कहूँ तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मैंने नेक्स्ट सेशन के लिए कहा था कि अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है दैट इज अबाउट इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सिंधु नदी जो है इंडस रिवर जो है, पहले इसका नाम जो है इंडस ऐसा नाम क्यों है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडस या हिंदी में सिंधु नदी जो है वो हम इसे क्यों कहते हैं। बेसिकली जब से भारत पर बाहरी आक्रमण होते रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन्स जो होते रहे हैं, उन एक्सटर्नल इन्वेजन्स में जो लोग आए हैं भारत की तरफ, उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को देखा। सिंधु नदी की एग्जैक्ट लोकेशन जो है मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। हालांकि हमने देख ली थी लास्ट क्लास में, कुछ इस तरीके से निकल करके इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में चली जाती है, भारत का इतना सा हिस्से में से, लद्दाख में से होकर के बहती है, केवल और केवल लद्दाख से होकर के बहती है। तो भारत पर जब भी बाहरी आक्रमण हुए, उन लोगों ने सबसे पहले जो नदी देखी, जो बड़ी नदी इन्होंने देखी, उसको यहाँ रहने वाले जो लोग थे जिनको कि हम हिंदू कहते हैं जनरली, वो हिंदू से वर्ड इनको जो है इंडोई वर्ड जो है वो बना। हिंदू वर्ड ये बोल नहीं पाते थे तो इंडोई वर्ड जो है वो यहाँ पर बना और उस इंडोई से ही आगे जा करके इंडस वर्ड जो है वो इवॉल्व हुआ। और इसी इंडस रिवर के नाम पर हमारे देश को बाहर के लोगों ने, खासतौर से यूरोपियन या ग्रीस के लोगों ने, इंडिया नाम दिया। भारत का इंग्लिश नाम जो हम इंडिया देखते हैं, जो हमारे भारत के संविधान में भी है, आर्टिकल 1 जो कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो वो इंडिया शब्द जो है वो यहीं से निकल करके आया है, इसी नदी के नाम पर, इंडस रिवर के नाम पर ये शब्द जो है वो हमें निकल करके आता हुआ दिखाई देता है। तो इंडिया का नाम जो है वो इंडस रिवर से ही मिला है। इंडिया पर्टिकुलर शब्द जो है वो इंडस रिवर से ही इन्वॉल्व हुआ है। और भारत के रिवर बेसिन के अंदर अगर हम बात करें या वर्ल्ड के रिवर बेसिन के अंदर बात करें तो भारत का लगभग 27.57% जो क्षेत्रफल है वो इस नदी के अंतर्गत आता है। मतलब इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह द्रोणी जो है, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में इसको पढ़ा था कि क्या होती है अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी जो है वो भारत के लगभग 28% या अप्रोक्सीमेटली 28% या एग्जैक्ट कहूँ तो 27.57% पर इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 2828 किलोमीटर, मोटा मोटी 2900 किलोमीटर जो है वो हमें देखने को मिलती है। जिसमें से अगर हम भारत के अंदर बात करें तो मोर और लेस 1100 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर एग्जैक्ट कहूँ तो 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में देखने को मिलती है। परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 38.68% इसकी टोटल लेंथ का भारत में बहता है। मतलब भारत में इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, लास्ट क्लास में जो हमने तीनों बड़ी नदियां देखी, उनमें से सबसे पश्चिम में से होकर के जाने वाली, बहने वाली नदी जो है वो यही नदी है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बोखरचू ग्लेशियर, जिस जगह से ये निकल करके आती है उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। बोखरचू नाम के ग्लेशियर से यह नदी जो है वो निकल करके आती है, जिसकी हाइट 4164 मीटर है। जरूरी नहीं है इस हाइट को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बस मेन चीज जो ध्यान रखने की वो है बोखरचू ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। मानसरोवर झील जो हमें यहाँ तिब्बत में देखने को मिलती है, उसके पास में से बोखरचू ग्लेशियर से ये निकल करके आती है। और तिब्बत में ये वाला रीजन जो है, इसे हम तिब्बत कहते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है वो तिब्बत कहलाता है। तो तिब्बत वाले क्षेत्र में इसका नाम जो है वो है सिंगी खंबाब। मेन चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है सिंगी खंबान। सिंगी खंबान का मतलब होता है लॉयंस माउथ, शेरमुख, यानी कि इस नदी को वहां उस क्षेत्र में शेरमुख के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां की रीजनल तिब्बतियन लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड यूज होता है सिंगी खंबान। ये सिंगी खंबान वर्ड जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम भारत में देखें तो देखिए ये सिंधु नदी जहां से भारत में एंटर हो रही है, ये कुछ इस तरीके से आ रही है और इस जगह पर, जिस जगह पर ये एंटर हो रही है, इस पॉइंट का नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है डेमचोक। डेमचोक या दमचोक नाम की जगह से ये भारत में प्रवेश करती है
उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई जाती है। अगर आपके पास मैप है तो मैप में एटलस में देखें, कुछ इस तरीके से बहती हुई जाती है, ये सीधी 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 बहती जाती है। अगर हम माउंटेन रेंजेस को देखें तो देखिए यहाँ जास्कर माउंटेन है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। ब्लैक कलर से दिखा देता हूं मैं माउंटेन रेंजेस को, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर दोनों के बीच से होकर के बहती हुई जाती हुई आपको दिखाई देती है। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ ये एक हेयर पिन बैंड बना करके जो ग्रेट हिमालय जो है, महान हिमालय, बृहद हिमालय जिसे हम कहते हैं, वहां से एक हेयर पिन बैंड, हेयर पिन का मतलब जैसे आप बालों की पिन होती है ना, बिल्कुल इस तरीके से होती है, उस तरीके का एक बैंड बनाते हुए फिर ये दक्षिण की तरफ बढ़ती है, फिर ये वापस सीधी पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। कुछ इस तरीके से इसका फ्लो जो है ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में बहते हुए आती है, ये ग्रेट हिमालय के उत्तर में बहती है। लेकिन ग्रेट हिमालय जैसी रेंज जिसकी की हाइट, एवरेज हाइट 6000 मीटर से 6000 मीटर की जो औसत ऊंचाई देखने को मिलती है, उसको एक गॉर्ज के सहारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, डीपेस्ट, वर्ल्ड्स डीपेस्ट गॉर्ज बनाते हुए ये कुछ इस तरीके से दक्षिण की तरफ आ जाती है, ग्रेट हिमालय को क्रॉस करके इस तरफ आ जाती है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बह जाती है। हमने लास्ट सेशन में देखा था एंटीसीडेंट रिवर, ये एक बेस्ट एग्जांपल बन जाता है एंटीसीडेंट रिवर का, पूर्ववर्ती नदी का। इसके बाद देखिए यहां पर इसकी दो ट्रिब्यूटरीज आती हुई आपको दिखाई देंगी। पहली ट्रिब्यूटरी जो है वो यहां देखेंगे अगर आप तो आपको मिलेगी जास्कर, जास्कर रेंज से निकल करके एक रिवर आ रही है, जो यहाँ जास्कर रिवर जो है वो यहाँ पर आकर के मिलती है। जिस जगह पर, जिस शहर में आकर के ये मिलती है उस शहर का नाम है नीमू। अगर आप एटलस में देखें, पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा नीमू। तो नीमू नाम के शहर में जास्कर रिवर जो है वो इंडस रिवर में आकर के मिल जाती है। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहां से आ रही है एक रिवर श्योक, कुछ इस तरीके से आ रही है एक रिवर श्योक। श्योक रिवर जिस जगह पर इस रिवर से आकर के मिलती है उस जगह का नाम है स्कर्दू। स्कर्दू नाम की जगह पर यह नदी जो है वो आकर के मिल जाती है इंडस रिवर से, सिंधु नदी से। और यहां मैंने आपको जैसा बताया एक डीप गॉर्ज जो है हेयर पिन बैंड बनाते हुए, एक डीप गॉर्ज, गहरा गॉर्ज जो है वो बनाते हुए फिर ये दक्षिण की तरफ आ जाती है और फिर पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती है। पाकिस्तान में जिस जगह से ये एंटर होती है, अगर आप यहां देखेंगे तो ये एक गॉर्ज बना करके फिर पाकिस्तान में जहां एंटर हो रही है, इस जगह पर अगर आप देखेंगे, इस जगह को अगर आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं चिल्लड़। इस जगह का नाम है चिल्लड़ और इस क्षेत्र को दार्दिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है वो दार्दिस्तान कहलाता है और जिस पॉइंट से ये पाकिस्तान में एंटर होती है, प्रवेश करती है, उस जगह को कहा जाता है चिल्लड़। चिल्लड़ नाम की जगह से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें, लेफ्ट बैंक का मतलब मैंने पहले भी समझाया था आपको जब राजस्थान की नदियां हमने डिस्कस करी थी। नदी अगर सीधी सीधी जा रही है, जिस तरफ जा रही है उस तरफ हम अपना मुंह रखेंगे, नदी हमेशा हमारे पीछे से आगे की तरफ जानी चाहिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट बैंक कौन सा है, राइट बैंक कौन सा है। यहां रिवर की डायरेक्शन ये है, नदी जो है कुछ इस तरीके से बहते हुए जा रही है, तो हम यहां से इस तरफ देखते हुए फिर डिसाइड करेंगे ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट बैंक होगा, ये वाला पार्ट जो है वो राइट बैंक होगा। यहां देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट लेफ्ट बैंक होगा, यहाँ ये वाला पार्ट राइट बैंक होगा। इसी तरीके से हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो है उसको डिसाइड करते हैं। बायां किनारा और दायां किनारा जो है वो कुछ इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो यहां पर अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मतलब इस तरफ से आकर के मिलने वाली, इस तरफ से आकर के मिलने वाली रिवर्स की बात करें तो सुरु, द्रास, सोहन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां जो हैं वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, बाईं ओर से आकर के इस नदी के अंदर मिलती है। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मतलब वो रिवर्स किधर से आती होंगी, इस तरफ से आती होंगी। वो सारी नदियां जो है वो इस तरफ से आती होंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो खुर्रम, श्योक, गोमल, गिलगित, संगर, बिबुआ, तोची, ये सारी नदियां जो है वो इधर से आती हुई हमको दिखाई देती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में हमें दिखाई देती है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, सारी रिवर्स को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। सारी रिवर्स जो है वो आपको इस मैप के अंदर अच्छे से दिख जाएंगी। श्योक रिवर
जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, श्योक रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से आकर के स्कर्दू नाम की जगह पर यहाँ पर इंडस रिवर में आकर के मिल जाती है, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। उसे रिवर ऑफ डेथ या मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिवर जो है वो दक्षिण की तरफ बढ़ती है, जहां से जब ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और फिर ये दक्षिण की तरफ कुछ इस तरीके से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और यहाँ पर अरेबियन सी में अपना वाटर जो है वो ट्रिब्यूट करती है, जल विसर्जित करती है। यहाँ पर इसे पंज नद के नाम से जाना जाता है, मतलब इसके अंदर 5 नदियां जो है वो आ करके मिलती हैं, और वो सारी 5 नदियां कौन सी हैं? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम। सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम, ये 5 नदियां जो है वो इसके अंदर आकर के मिलती है। अल्टीमेटली सारी नदियां जो है वो मिथनकोट के पास में आकर के मिलती है। मिथनकोट के पास में आकर के ये सारी नदियां जो है वो कुछ इस जगह पर आकर के अपना वाटर इस रिवर में ट्रिब्यूट कर देती है, इस नदी में विसर्जित कर देती है, और अब ये नदी जो है वो काफी ज्यादा विस्तृत हो जाती है, काफी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, इसका एक्सपेंशन जो है वो हमें और ज्यादा देखने को मिलता है। और लास्ट पाकिस्तान में कराची नाम का जो शहर है वो एक बड़ा पोर्ट है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा पोर्ट है पाकिस्तान का, तो वहां पर जाकर के ये अपना वाटर जो है वो ट्रिब्यूट कर देती है इस जगह पर। इंडस प्लेन जो है वो वेरी जेंटल स्लोप वाले होते हैं। ये वाला जो प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हरा भरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एटलस में हमेशा हर एक क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र होते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं जिसको कि हरे हरे रंग में दिखाया हुआ है, ये ग्रीन कलर में जो दिखाया हुआ एरिया है ये इंडस प्लेन्स है, सिंधु नदी के मैदान है। तो ये सिंधु नदी के मैदान जो है इनका स्लोप अगर हम देखें तो बहुत ही जेंटल स्लोप है, बहुत कम ढाल जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो नदी काफी धीरे धीरे और चौड़ाई लिए हुए बहती है। जब भी ढाल ज्यादा होता है नदी जो है सीधी सीधी बहती है, चौड़ाई कम लेती है। लेकिन जब भी नदी जो है ढाल कम में बहती है, जब जिस जगह पर स्लोप जो है वो कम होता है उस जगह पर पानी क्योंकि धीरे बहता है तो पानी जो है वो फैलता जाता है। तो इन मैदानों में पानी का फैलाव जो है वो भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। और इस रिवर में ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी नदी में मिलती है, पूरे विश्व में सिर्फ इसी में देखने को मिलती है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, आप जानते हैं एंडेमिक स्पीशीज, या हिंदी में इन्हें कहते हैं स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज। तो यहाँ की इंडस रिवर की एक एंडेमिक स्पीशीज जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन। ये सिंधु नदी की डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन, और ये ब्लाइंड होती है, अंधी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है, वो गैंगेटिक डॉल्फिन भी एक अंधी डॉल्फिन होती है, ब्लाइंड डॉल्फिन होती है। वैसे ही ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, सिंधु नदी की डॉल्फिन जो है, वो भी एक ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, इसे दिखता नहीं है। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर दिखता नहीं है तो ये सब आगे देखती कैसे होंगी, कहीं जाकर के टकरा जाती होगी? नहीं, इनके पास में सोनार सिस्टम जो है वो होता है। ब्लू वेल्स जो है वो भी इसी को यूज करती हैं, डॉल्फिन जो है वो भी सोनार सिस्टम को यूज करती है। बेसिकली डॉल्फिन जो है वो मैमल्स होती है, स्तनधारी होती है, मछलियां नहीं होती, फिशेस नहीं होती। वेल्स हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सारी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो मैमल्स जो हैं, खासतौर से डॉल्फिन, ब्लू वेल, ये सब सोनार सिस्टम को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि जनरली हमारी पनडुब्बियां यूज करती है जिस टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट आता है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत के और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उसके बाद एक समस्या थी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। तो कभी किसी दिन पाकिस्तान को ज्यादा कंसर्न था ये कि कभी किसी दिन भारत ने ये पानी रोक लिया तो ये नदियां कभी पाकिस्तान की तरफ आ ही नहीं पाएंगी, पानी जो है पाकिस्तान की तरफ आ ही नहीं पाएगा। और सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, सिंधु नदी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं आया, इंडस रिवर में पानी नहीं आया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो 1960 में पाकिस्तान के बहुत ज्यादा दबाव डालने पर एक ट्रीटी जो है वो की गई, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, 1960 के अंदर की गई। और इसमें यह डिसाइड किया गया कि सिंधु नदी को मिला करके जो ये 6 नदियां बनती हैं, उनमें से 3 ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो हैं, जो कि ब्यास, रावी और सतलुज हैं, इसको आप BRS की फॉर्म में याद रख सकते हैं। ब्यास, रावी और सतलुज रिवर्स जो हैं वो इंडिया पानी जो है, उनका पानी जो है वो इंडिया ले सकेगा, और बाकी की जो 3 रिवर्स बच गई, इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकेगा। इस तरीके की एक ट्रीटी जो है
छह नदियां जो है उनमें से तीन तीन नदियां जो है वो बांट ली गई, और टोटल वाटर जो इंडस रिवर में जा रहा है उसका 20% पानी जो है वो भारत के हिस्से में आया, कि 20% पानी जो है वो भारत को दिया जाएगा, बाकी 80% जल जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो फ्लो करेगा। हालांकि अगर मैं आज की डेटा की बात करूं तो भारत के पास जो 20% पानी है वो भी हम पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे, बहुत सारा पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है। और ये जो ट्रीटी की गई है, ये ट्रीटी सफलतापूर्वक काम करती रहे, मतलब ये जो बंटवारा किया गया है ये बंटवारा सफलतापूर्वक काम करता रहे, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसे हम कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, या हिंदी में कहते हैं स्थायी सिंधु आयोग। ये स्थायी सिंधु आयोग जो है वो सारा काम देखता है कि हाँ सारा काम जो है, इंडिया को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी इंडिया को मिल रहा है, पाकिस्तान को जितना मिलना चाहिए उतना पाकिस्तान को मिल रहा है, ये देखने का काम जो है वो यहां पर किया जाता है परमानेंट इंडस कमीशन स्थायी सिंधु आयोग के द्वारा। चलिए, तो अब जो इंडस रिवर के साथ में जो बाकी एसोसिएटेड 5 रिवर्स हैं, संबद्ध 5 नदियां जो हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और उसमें पहली नदी आती है झेलम रिवर। इंडस रिवर जो कि मैंने आपको बताया अभी कुछ इस तरीके से जा रही है, यहां पर हेयर पिन बैंड बना करके ये जा रही है। और दूसरी रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है झेलम, या इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो वो है वितस्ता। वितस्ता के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 724 किलोमीटर देखने को मिलती है, 724 किलोमीटर। यहां से इसकी टोटल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। चिनाब में जाकर के आगे ये मिल जाती है। और अगर इसके उद्गम की बात करें, उद्गम जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग के पास में होता है। वेरीनाग वेरीनाग के पास में एक शेषनाग नाम की झील है, वेरीनाग नाम की एक जगह है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब जहां से ऑटोमेटिकली पानी जो है वो निकलता रहता है, उनको हम स्प्रिंग्स कहते हैं। तो वेरीनाग स्प्रिंग के पास में शेषनाग नाम की जो झील है, वहां से इस नदी का उद्गम जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है किशन गंगा। यहां अगर आप देखेंगे तो एक ट्रिब्यूटरी इसकी आती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है किशन गंगा। इस रिवर का नाम है, अगर आप एटलस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, किशन गंगा रिवर जो है उसे यहां पर हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा लिड्डर और सिंध नाम की नदियां जो है वो भी इसके अंदर आ करके अपना वाटर ट्रिब्यूट करती है। श्रीनगर के आसपास अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रिवर जो है वो वुलर लेक के अंदर जाकर के गिरती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया जो है वुलर लेक, उसके अंदर जाकर के गिरती है, फिर उससे बाहर वापस निकलती है। वुलर लेक में जाकर के गिर रही है, वहां से वापस बाहर निकल करके आ रही है। तो यहां इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो एक शहर मिलेगा आपको, श्रीनगर। इस जगह पर आपको एक शहर मिलेगा श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। ये पूरा रीजन जो है ये पूरा जो है हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। उसके अंदर आपको श्रीनगर शहर जो है वो देखने को मिलेगा। उस श्रीनगर के आसपास मैदानी एरिया आ जाता है, मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जहां पर ये एक झील तो बनाती है, वुलर लेक जो है वो तो बनती ही है, साथ में यहाँ पर इस रिवर की मियांडरिंग भी देखने को मिलती है। मियांडरिंग हमने लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया था। नदी जो इस तरीके से विसर्पाकार गति करती है, सांप की तरह जो गति करती है, इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर, या हिंदी में कहते हैं नदी का विसर्प का निर्माण करती है। यहां पर मियांडरिंग करती हुई है, फ्लो करती है। आगे अगर हम बात करें तो वुलर लेक की बात मैं कर ही चुका हूं, और ये रिवर अनंतनाग से लेके बारामूला तक नेविगेबल है, नावें चलाई जा सकती हैं। अनंतनाग यहां मिलेगा आपको इस जगह पर, वहां से लेकर के बारामूला तक इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं पर्पल कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां तक ये रिवर जो है वो नेविगेबल रहती है। मतलब ये प्लेन एरिया में बहती है। नेविगेबल का मतलब ये होता है जहां पर नदी जो है बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स ना बनाती हो, बहुत ज्यादा रैपिड्स ना बनाती हो, वहां पे आसानी से उसके अंदर नाव चलाई जा सकती है। अगर वाटरफॉल्स होंगे, जलप्रपात होंगे, तो वहां पर नाव नहीं चलाई जा सकती। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेन एरिया है, समतल क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर नेविगेशन जो है, नौगमन जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद जब ये यहां देखिए, इस जगह पर मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक
लगभग 170 किलोमीटर का भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर बना रही है। भारत इस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान, दोनों के बीच का बॉर्डर बना रही है लगभग 170 किलोमीटर का। मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक का 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती हुई ये जाती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। और जिस जगह पर ये पाकिस्तान में एंटर होती है, इस जगह को कहा जाता है बासमंगल। जिस जगह पर यह पाकिस्तान में एंटर होती है उस जगह पर इसे कहा जाता है बासमंगल। चलिए, उसके बाद देखिए पाकिस्तान जो है वो यहां पर एक डैम बना रहा है जिसका नाम है मंगला डैम। झेलम रिवर के ऊपर एक डैम पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है, मंगला डैम। और चिनाब के साथ में जहां ये मिलती है उस जगह का नाम है ट्रिमू। इधर से देखिए चिनाब रिवर आ रही है, ये चिनाब रिवर जो आ रही है, जिस जगह पर ये झेलम रिवर और चिनाब रिवर दोनों मिल रही है उस जगह का नाम जो है वो हमें ट्रिमू मिलता है। पाकिस्तान में जगह है ये ट्रिमू। ट्रिमू नाम की जगह पर ये कुछ इस तरीके से जाकर के मिल जाती है। भारत में अगर हम बात करें, इस पर जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, पहला प्रोजेक्ट जो है वो तुलबुल प्रोजेक्ट है, 1987 में बनाया गया था, जिसको कि हम वूलर बैराज के नाम से भी जानते हैं। वूलर झील जो है उसी पर, इस पर जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। 1987 में बनाया गया था। इसके अलावा 1997 में उरी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था। उरी जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप, मैंने अभी जो आपको श्रीनगर दिखाया था, श्रीनगर से अगर आप वेस्ट में बढ़ेंगे तो इस जगह पर आपको उरी नाम का शहर जो है वो देखने को मिल जाएगा। उरी अटैक जो हुआ था आप जानते हैं, जिस पर एक मूवी भी बनी है, वो उरी नाम की जगह जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे जो है वो आपको ये जगह देखने को मिलेगी। और एक 2014 में उरी सेकंड नाम का प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया गया था। उरी फर्स्ट 1997 में बनाया गया, उरी सेकंड जो है वो 2014 में एक और प्रोजेक्ट इस जगह पर बनाया गया है इसके ऊपर। और लास्ट पॉइंट, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ वितस्ता, या इसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाया गया था। सिकंदर, जिसको इंग्लिश में हम अलेक्जेंडर कहते हैं, उस अलेक्जेंडर और पोरस जो था, सिंध का राजा जो था, उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। और क्योंकि इस नदी का प्राचीन नाम मैंने अभी आपको बताया वितस्ता है, इसीलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ वितस्ता या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ग्रीक लिटरेचर में इसी का नाम हाइडेस्पीज जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए वो इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पीज के नाम से जानते हैं। ग्रीक लिटरेचर में बैटल ऑफ हाइडेस्पीज कहलाता है। इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में जब पढ़ते हैं, तो इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगली रिवर आती है हमारी चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है वो दो स्ट्रीम्स के रूप में निकलती है। एक स्ट्रीम जो आप यहां देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जाती है, दूसरी स्ट्रीम जो कि कुछ यहां से जाती है। इस स्ट्रीम का नाम है चंद्र और इस स्ट्रीम का नाम है भागा। दो अलग अलग धाराओं के रूप में, दो अलग अलग स्ट्रीम्स के रूप में ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। चंद्र रिवर जो है वो चंद्रताल से होती है, एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल, और भागा रिवर जो है वो सूर्यताल नाम की झील से, चंद्रताल और सूर्यताल से, चंद्रताल से चंद्र रिवर और सूर्यताल से भागा रिवर, ये दोनों जा करके आगे जाकर के मर्ज हो जाती है। और इस मर्ज्ड स्ट्रीम को, मिश्रित धारा को कहा जाता है चंद्रभागा। ये भागा, ये चंद्र, दोनों जाकर के जब मिल जाती है तो आगे इस मर्ज्ड स्ट्रीम को, मिश्रित धारा को कहा जाता है चंद्रभागा। और यही चंद्रभागा आगे जाकर के और आगे जब बढ़ती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे लोग जानने लगते हैं चिनाब के नाम से। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। यहाँ इसे भागा कहते हैं, यहाँ इसे चंद्र कहते हैं, दोनों मिल जाती है चंद्रभागा कहलाती है। चंद्रभागा आगे जाकर के ही चिनाब के नाम से जानी जाती है। और अगर आप यहां देखें तो किश्तवाड़ के पास में यही चिनाब रिवर जो है, किश्तवाड़ के पास में, यहां हमारा, अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे फिजिकल मैप जो है वो देखेंगे तो यहां पर एक, जैसे हमने इंडस रिवर को देखा था, सिंधु नदी एक हेयर पिन बेंड बनाती हुई दक्षिण की तरफ आती है और फिर आगे बढ़ जाती है वेस्ट में, वैसे ये रिवर भी एक हेयर पिन बेंड बनाती हुई फिर आगे की तरफ, पश्चिम की तरफ कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है। इंडस रिवर भी से, इंडस रिवर के पैटर्न को सेम फॉलो करती है ये रिवर भी।
उसके बाद देखिए ये अखनूर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अखनूर कहा जाता है। अगर आप एटलस में देखेंगे आपको अखनूर शहर जो है यहाँ पर मिल जाएगा, इस जगह पर अखनूर। अखनूर वाले एरिया में ये प्लेन एरिया में फ्लो करती है, समतल भाग के अंदर प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करती है अखनूर वाले में एरिया में, और फिर जाकर के ये सतलज के अंदर जाकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती है, आगे जाकर के सतलज नदी के अंदर अपना जल विसर्जित कर देती है। सिंधु की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यह सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये 1180 किलोमीटर जो है वो भारत में बह रही है। बहुत ज्यादा लंबाई जो है इसकी हमें भारत में देखने को मिलती है, 1180 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र की पूरा जो सिस्टम है उसमें जितनी भी रिवर्स को हम पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज्यादा लंबाई जो है भारत में अगर किसी नदी की देखने को मिलती है तो इसी रिवर की देखने को मिलती है। और ये पीर पांजाल रेंज में किश्तवाड़ के पास में, जैसा मैंने आपको बताया, किश्तवाड़ के पास में एक हेयर पिन बेंड बनाती है पीर पांजाल रेंज के अंदर, पीर पांजाल श्रेणी के अंदर। यहाँ पर जो हिमालय की श्रेणी जो हमें दिखाई देती है, पीर पांजाल श्रेणी दिखाई देती है, जिसमें बेंड बना करके ये दक्षिण की तरफ आ जाती है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो चिनाब ब्रिज के ऊपर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर्स हमें देखने को मिलती है, आईफिल टावर से भी ज्यादा। वर्ल्ड में सबसे ऊंचा टावर जो है आईफिल टावर, उस आईफिल टावर जो कि 324 मीटर का है, उससे भी 35 मीटर ज्यादा हाइट जो है वो इस रिवर की हमें देखने को मिलती है। और लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 359 मीटर्स हमें देखने को मिलती है, 359 मीटर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है। और इसे 2002 में नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था, भारत का राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट जो है इसे घोषित किया गया था, क्योंकि इससे सेना को, इससे भारत के लोगों को जो जिस क्षेत्र से हम अभी नहीं जुड़ पा रहे रेलवे मार्ग से, उस रेलवे मार्ग से जुड़ने का मौका जो है वो मिलेगा, सेना को भी मिलेगा। सैन्य पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रणनीतिक रूप से देखें तब भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और आवाजाही परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी हमारे लिए यह काफी इंपॉर्टेंट देखने को हमें मिलता है। चिनाब रिवर पर जो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या डैम्स जो बनाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला डैम जो है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2021 में इसको रीअप्रूव किया गया था। जून 2013 में इसको मतलब जो प्रोजेक्ट था उसको पास कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, तो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के चलते हमने काम स्टार्ट किया नहीं, क्योंकि अगर हम काम स्टार्ट करेंगे बाद में पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेगा, फिर हमारा काम जो है रुक जाएगा, तो पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के चलते यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनाइटेड नेशन में ऑब्जेक्शन किया था पाकिस्तान ने, तो हमने इस काम को रोक के रखा था। फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने हमको हरी झंडी दे दी तो हमने 2021 में इसको रीअप्रूव कर दिया, जनवरी 2021 में, और अब इसका काम जो है वो चालू हो गया है। 2021 के बाद में, जनवरी के बाद से इसका काम जो है वो प्रारंभ हो गया है। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है दैट इज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सलाल डैम या सलाल प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 1987 से काम कर रहा है, 1987 से इसके ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है बगलीहार डैम, जो कि 2008 में कमीशन किया गया था, 2008 से इस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो कि 2007 से यहाँ पर काम कर रहा है। पाकलदुल डैम जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2023 तक जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इसकी मरुसदर रिवर, किश्तवाड़ के अंदर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है मरुसदर रिवर, मरुसदर नदी, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। और एक प्रपोज्ड है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी इस प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, अभी इसका काम जो है ना तो सरकार ने इसको सैंक्शन किया है, ना ही इसका काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस रिवर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, चिनाब रिवर के ऊपर। अगली जो नदी आती है दैट इज रावी रिवर। हमने इंडस रिवर को देखा, उसके बाद झेलम रिवर को देखा, उसके बाद चिनाब रिवर को देखा। अब जो हम अगली नदी की बात कर रहे हैं वो रावी रिवर, कुछ इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ बढ़ते जा रहे हैं। इंडस की बात करी, फिर झेलम की बात करी, फिर हमने चिनाब की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रावी। रावी का पुराना नाम अगर हम देखें तो इरावती या पुरुषनी के नाम से इसे जाना जाता है। और रोहतांग के पास में चंबा वैली में, यहाँ रोहतांग पास जो है उसके पास चंबा वैली में इसका ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है।
कुछ इस जगह से इसका ओरिजिन जो है वो हमें देखने को मिलता है। चेनाब रिवर जो है हमने इसके थोड़ी सी नॉर्थ में देखी थी, चंद्र और भागा दो स्ट्रीम्स के रूप में ये जा रही थी। चेनाब रिवर कुछ इस तरीके से जा रही थी और इसके थोड़ा सा ही दक्षिण में जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, उसके पास में चंबा वैली के पास में कुल्लू हिल्स के पास में से निकल करके फिर चंबा वैली, ये वाली जो पूरा रीजन है ये चंबा घाटी है, चंबा वैली है। चंबा वैली के अंदर से फ्लो करते हुए फिर ये पाकिस्तान की तरफ जो है बढ़ जाती है, साउथ वेस्ट की तरफ जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये भी एक गॉर्ज बनाती है, इस जगह पर एक और गॉर्ज बनता है जो कि बनता है धौलाधर रेंज में। इंडस रिवर जो मैंने आपको दिखाई थी वो बनाती ग्रेट हिमालयन जो है उसके अंदर एक गॉर्ज बनाती है। उसके बाद हमने चिनाब रिवर जो देखी थी वो पीर पांजाल रेंज के अंदर, पीर पांजाल श्रेणी के अंदर एक गॉर्ज बनाती है। और ये रिवर जो है वो धौलाधर रेंज के अंदर एक गॉर्ज बना करके फिर पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती हुई जा रही है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो वो है बुढ़िल रिवर। बुढ़िल नदी जो है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी हमें देखने को मिलती है और ये चिनाब को जाकर के मिलती है, चिनाब में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में एक जगह जिसका नाम है सराय सिद्धू। सराय सिद्धू नाम की जगह पर जाकर के ये चिनाब रिवर के अंदर जाकर के मिल जाती है। यहां पर ये कुछ बॉर्डर्स भी बना रही है, अगर आप देखेंगे इसको, ये नदी सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों का बॉर्डर बनाती हुई हमें दिखाई देती है। यहां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीचों बीच बॉर्डर बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ रही है और आगे अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाते हुए बहती जा रही है। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये आगे पाकिस्तान की तरफ बह जाती है। ठीक है, अमृतसर से गुरदासपुर के बीच में, ये अमृतसर से गुरदासपुर के बीच में थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हुए फिर आगे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। अब इस रिवर के साथ में कंसर्न ये है, इस रिवर के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि इधर पाकिस्तान जो है इस नदी के किनारे, ये नदी जो कुछ इस तरीके से जा रही है, इस नदी के किनारे हेवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है या बहुत ज्यादा निर्माण कार्य जो है वो इस नदी के किनारे किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज कर रही है। ये नदी जो है अपना पथ परिवर्तित कर रही है और ये नदी अब जो है धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो वैसे भी नहरों का देश कहलाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा नहरें हैं वहां पर। तो उन नहरों की प्रेजेंस की वजह से ये रिवर जो है और नहरों के कंस्ट्रक्शन प्लस नहरों के किनारे बड़े बड़े शहरों का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये रिवर जो है वो अब भारत की तरफ ईस्टवर्ड मूव होती जा रही है, पूर्व की तरफ बढ़ती जा रही है, भारत की तरफ बढ़ती जा रही है। ये एक मेजर कंसर्न जो है वो इस नदी के साथ में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस पर डैम्स की बात करें तो 1994 में एक डैम बनाया गया था, चमेरा बांध, चमेरा डैम जो है उस पर बनाया गया है। 1998 में रणजीत सागर बांध जो कि थीन प्रोजेक्ट कहलाता है, थीन परियोजना के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से जो पानी का जो सागर बना है उसे रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अभी अभी करंट अफेयर्स में रहा था शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो कि निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है, तो पूरे चांसेस हैं इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो है वो कहां पर है, और एक प्रस्तावित प्रपोज्ड स्कीम और है, प्रोजेक्ट और है जिसे हम ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। वो ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो भी इसके ऊपर भविष्य में बनाए जाने की बात जो है वो चल रही है। अगर हम यहाँ देखें रावी रिवर के ऊपर तो इस जगह पर रणजीत सागर डैम है, यहाँ पर शाहपुर कंडी डैम अभी बन रहा है। एक प्रपोज्ड डैम जो है वो ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से डैम्स जो है वो इस पर देखने को मिल रहे हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन शाहपुर कंडी और ऊज पर पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगली नदी आती है ब्यास रिवर, जिसे हम विपाशा के नाम से, प्राचीन नाम जो है वो विपाशा कहलाता है। ये भी रोहतांग दर्रे के पास में, अभी हमने चिनाब रिवर जो देखी थी वो कुछ इस तरीके से जा रही थी, उसके बाद रावी रिवर जो देखी थी वो कुछ इस तरीके से जा रही थी। अब इसी जगह पर रोहतांग दर्रे के पास में ही एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। व्यास कुंड से यह रिवर निकलती है, इसीलिए इसे व्यास या ब्यास के नाम से जाना जाता है। कुल्लू वैली में से होकर के जाती है, ये कुल्लू घाटी में से होकर के ये जाती है और धौलाधर रेंज के अंदर ये भी एक गॉर्ज बनाती है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के अंदर एक गॉर्ज बना करके दक्षिण की तरफ जो है वो जाती हुई हमें दिखाई देती है। धौलाधर रेंज जो हमने अभी बात करी कुछ इस तरीके से फैली हुई है,
एक गॉर्ज रावी रिवर बना रही है, गॉर्ज बना करके दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। एक ये रिवर जो है वो भी एक गॉर्ज बनाते हुए, ब्यास रिवर भी एक गॉर्ज बनाते हुए फिर कुछ इस तरीके से जाती हुई हमें दिखाई देती है। ये छोटी नदी है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई इसकी 460 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जितनी नदियां अभी तक हमने पढ़ी है और आगे जो पढ़ेंगे उन सब में से ये एकमात्र नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, पाकिस्तान में या किसी और देश में नहीं बहती है। अगर इसका आप कोर्स देखेंगे तो देखिए यहां से व्यास कुंड से होकर के हरिके डैम यहां पर जो है वहीं तक ये बहती है। 460 किलोमीटर की लंबाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। आगे सतलज रिवर आ जाती है और ये अपना वाटर जो है वो सतलज में ट्रिब्यूट कर देती है, सतलज के अंदर अपना जल विसर्जित कर देती है और आगे बढ़ जाती है। यहां पर सतलज और ब्यास रिवर जहां मिल रहे हैं उस जगह पर एक डैम है, हरिके डैम, हरिके बांध। और हरिके डैम से ही भारत की सबसे बड़ी नहर, लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट प्लस लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, जैसे कि हम इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, वो यहीं से निकलती है, जो कि राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी जो है वो लेकर के आने वाली नहर हमें यह दिखाई देती है। अगली रिवर आती है सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है वो मानसरोवर झील के पास में राकसताल नाम की जगह से निकल करके आती है कुछ इस तरीके से। ये वाला एरिया जो है तिब्बत में फ्लो कर रही है। उसके बाद शिपकीला से भारत में एंटर होती है। शिपकीला नाम का एक दर्रा है, दर्रे जो है हम उस पर एक अलग से वीडियो एक अलग से सेशन जो है वो ले लेंगे, उस सेशन के अंदर हम बात कर लेंगे दर्रों के बारे में भी। यहां पर एक दर्रा आपको दिखाई देगा, शिपकीला, ला मतलब दर्रा ही होता है, ला वर्ड जो आपको दिखाई देता है, शिपकीला, ला मतलब दर्रा होता है, पासेस होते हैं। तो शिपकी पास या शिपकी दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। यहां पर हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो पार्ट ये तिब्बत में फ्लो कर रही है, यहां पर इसका नाम जो हमें देखने को मिलता है दैट इज लॉन्ग चेन खंबाब। हमने एक पहले भी ऐसा एक नाम देखा था, सिंगी खंबान, जो इंडस रिवर जो हमारी जा रही थी उसका नाम हमने देखा था सिंगी खंबान, मतलब शेरमुख, लॉयंस माउथ जो है वो हमने इंडस का नाम देखा था। यहां पर इस रिवर का नाम है लॉन्ग चेन खंबान, जिसका मतलब होता है एलिफेंट माउथेड रिवर। खंबाब मतलब माउथ होता है, मुंह होता है। लॉन्ग चेन का मतलब जो है वो एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी मुंह जैसी नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लॉन्ग चेन खंबाब, सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब याद रखना आसान है, सिंग मतलब शेर होता है, तो सिंगी खंबाब जो है मतलब शेर मुख वाली नदी, और लॉन्ग चेन खंबाब मतलब हाथी मुख जैसी नदी। तो शेर मुख हम इंडस रिवर को कहते हैं, हाथी मुख जो है हाथी जैसे मुंह वाली जो है वो हम सतलज रिवर को कहते हैं। तो यहां से शिपकीला से ये भारत में एंटर हो जाती है, भारत में प्रवेश कर जाती है, हिमाचल प्रदेश में बहते हुए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये आगे जाकर के इस नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसे हम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या भाखड़ा नांगल जल परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डैम बनता है, एक झील बनती है जिसे हम गोविंद सागर का नाम देते हैं। उस गोविंद सागर झील पर भाखड़ा नांगल डैम से होते हुए ये रिवर जो है फिर आगे बढ़ती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1450 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये 1050 किलोमीटर जो है वो बहती है। चिनाब के बाद में सेकंड नंबर की नदी है। चिनाब की लंबाई हमने देखी थी 1180 किलोमीटर भारत में देखने को मिलती है। 1050 किलोमीटर जो है भारत में सेकंड नंबर पर सबसे लंबी नदी जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये तिब्बत के अंदर खुरसान प्रोविंस जो है, खुरसान प्रांत जो है वहां पर नारी खोरसान प्रोविंस जो है वहां पर कैनियंस बनाती हुई दिखाई देती है। इस टाइप की जो स्थलाकृति जो दिखाई देती है इनको हम कैनियंस कहते हैं। मैंने कल की क्लास में लास्ट सेशन में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो कौन सी रिवर बनाती है। कमेंट सेक्शन में एक बार आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन, विश्व के सबसे बड़े कैनियन जो है वो कौन सी नदी बनाती है, कहां पर है वो नदी, कौन से देश में है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और भारत पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है 120 किलोमीटर की। अगर आप यहां देखेंगे फिरोजपुर से लेके फजिल्का तक 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो ये बनाती हुई हमें दिखाई देती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान में फ्लो करने लग जाती है।
पाकिस्तान में ये बहने लग जाती है। इसके ऊपर एक तो भाखड़ा नांगल डैम जो कि गोविंद सागर डैम है 1963 से इसके ऊपर काम कर ही रहा है। साथ में नाथपा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 2004 से है, शिमला में इसके ऊपर बनाया गया है। शिमला जो है उसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे इस जगह पर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल राजधानी शिमला जो है वो आपको देखने को मिलेगी। शिमला में इसके ऊपर नाथपा जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2004 से काम कर रहा है। तो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन नाम इसका शतुद्री हमें देखने को मिलता है। ये सारी 6 नदियां जो है उनके बारे में हमने बात करी। एक और रिवर जिसे कि हम गायब नदी भी कह सकते हैं, जो कि डिसअपियर हो चुकी है, उस नदी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है गग्गर रिवर, गग्गर नदी। गग्गर नदी जो है उसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में नाहन हिल्स के आसपास शिवालिक रेंज जो है, यहां जो हमें शिवालिक रेंज देखने को मिलती है, शिवालिक के फुट हिल्स में, गिरिपद वाले क्षेत्र में। फुट हिल का मतलब ये होता है, ये अगर एक माउंटेन है तो इसके लास्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहां से एक रिवर निकल करके आ रही है जिसे हम घग्गर रिवर कहते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं इंग्लिश में फुट हिल या हिंदी में कहते हैं गिरिपद क्षेत्र। तो नाहन हिल्स जो कि शिवालिक के गिरिपद में, फुट हिल्स में सिचुएटेड है, वहां से निकल करके ये आती है। और इसका मुहाना जो है वो हमें नहीं पता, माउथ जो है वो हमें नहीं पता कि ये रिवर जो है वो लास्ट कहां तक जाएगी। ये रिवर जनरली हरियाणा पंजाब के इस क्षेत्र से होकर के आती है। राजस्थान में गंगानगर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों तक जाती है। कभी कभी ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक। हमने जो राजस्थान की रिवर्स की जब बात करी थी, वहां पर इसके बारे में वहां बात करी थी हमने कि ये नदी कैसे गायब हुई, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये भी मैंने आपको वहां पर बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहां पर ये रिवर जो है वो आती है शिवालिक के फुट हिल से, नाहन हिल्स से निकल करके आती है, कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है, हरियाणा पंजाब में बहती है और राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहती है। कभी कभी यहीं पर खत्म हो जाती है, कभी कभी यहाँ तक आती भी नहीं है। तो और कभी कभी ज्यादा पानी आए तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। इसके बाद इसका पानी जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इसीलिए पानी जो है वो इसमें सीजनल पानी देखने को मिलता है। बारिश जब अच्छी खासी होती है तभी इसमें पानी देखने को मिलता है। ऐसी रिवर्स को हम सीजनल या इंग्लिश में एफेमरल रिवर्स कहते हैं, हिंदी में इनको हम मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। पूरी तरीके से मानसून की वर्षा पर यह निर्भर होती है। जितनी अच्छी बारिश उतना ज्यादा पानी और उतने ही लंबाई तक ये फ्लो कर जाती है, उसके बाद ये गायब हो जाती है, जिसको कि हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, या हिंदी में अंतः प्रवाही अपवाह प्रणाली के नाम से जिनको हम जानते हैं। वैसा एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर इस घग्गर रिवर की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। वेद व्यास ने इसको शाप दिया था और वो सारी कहानी जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। इसे घग्गर नदी जो है उसे अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, तो ऋग्वेद जो कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, उसकी बुक 6 जो है, 6 नंबर की पुस्तक जो है, उसके अंदर एक नाद स्तुति सूक्त जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो सरस्वती नदी की स्तुति करती है और वो इसे पूर्ण मां, उत्कृष्ट नदी या सर्वोच्च देवी के रूप में प्रस्तुत करती है। ऋग्वेद की पुस्तक 6 में जो नाद स्तुति की गई है इस नदी के बारे में, इस रिवर के बारे में, उस नदी के उस स्तुति के अंदर इसे पूर्ण मां, उत्कृष्ट नदी या सर्वोच्च देवी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। ऐसा हम मानते हैं कि ये रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से बहते हुए आती है, सरस्वती नदी, और या तो इंडस में आकर के मिल जाती होगी कभी, या अलग से जाकर के ये अपना मुहाना बनाती होगी। हम ऐसा भी मानते हैं कि पहले सतलज और यमुना नदियां जो है वो इसी का पार्ट हुआ करती थी, अपना वाटर इसी में ट्रिब्यूट करती थी और ये नदी आगे बढ़ती थी। अब क्योंकि ये नदी सूख गई है और कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से ये रिवर जो है उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया है। सतलज रिवर जो है वो अब इधर जाकर के सिंधु नदी की तरफ बढ़ गई है, सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी बन गई है, और यमुना नदी जो है वो आगे जाकर के
गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी बन गई है। आज की स्थिति जो है वो ये देखने को मिलती है, सतलज रिवर इधर बढ़ गई है और यमुना रिवर जो है वो इधर बढ़ गई है। इसकी दो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है उनकी दिशाएं बदल गई हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चलने लग गई है, जिसकी वजह से घग्गर अकेली हो गई है और ये पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाती। इसका ड्राई ब्रेड जो है वो पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करता नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल नहीं पाती। भारत में जितना क्षेत्र है उसके बारे में रिसर्च अच्छी खासी की गई है, लेकिन पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ना तो सरस्वती नदी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है, ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो की जाती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि शायद 2000 साल पहले 6000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में यह नदी जो है वो एक अच्छी खासी बड़ी नदी के रूप में यहाँ पर बहा करती थी, और इसके गायब होने के कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, कुछ स्पष्ट कारण जो है वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कुछ कारण जो इसके बारे में रहे हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो कोई अर्थक्वेक हुआ हो, भूकंप आया हो जिसकी वजह से इन रिवर्स ने अपना पाथ चेंज कर लिया, सतलज रिवर जो इसमें आके मिलती थी अब वो सीधा सिंधु नदी में जाकर के मिलने लग गई है, या फिर एम्बैंकमेंट में चेंज हुआ हो, तटबंध जो है उनमें बदलाव हुआ हो, तटबंधों का बदलाव की वजह से इन नदियों ने अपना पाथ जो है वो चेंज कर लिया हो, अगेन सिल्ट डिपोजिशन हुआ हो, बीच बीच में सिल्ट जो है वो ज्यादा हो गया हो, गाद जमाव जिसे हम कहते हैं या अवसाद जमाव जिसे हम कहते हैं, वो अवसादों का जमाव कुछ ज्यादा हो गया हो, यहाँ अवसादों का जमाव हो गया तो पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, यहाँ अवसादों का जमाव हो गया तो पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, ऐसा भी एक कारण हो सकता है। या चेंजिंग पैटर्न ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनमें चेंजेस आए हो जिसकी वजह से पानी की सप्लाई जो है वो अलग अलग नदियों को अलग अलग तरीके से मिली हो, जिस वजह से नदियों ने अपना पाथ चेंज कर लिया हो। ऐसे ऐसे कुछ संभावित कारण जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस रिवर के बारे में, इस नदी के बारे में। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने एडवाइजरी कमिटी जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सरस्वती रिवर जो है, माइथिकल सरस्वती रिवर जो है, पौराणिक सरस्वती नदी जो है, उसके अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी की जाए प्रॉपर, इसके लिए एक योजना, एक प्लान तैयार करने के लिए सेंटर ने एडवाइजरी कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करी है, सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने की बात करी है। सलाहकार समिति जो है वो पुनर्गठित की गई है। इससे पहले एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं, उसने 2017 में ऐसी ही एक कमिटी, एडवाइजरी कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी थी 2017 में। फिर 2019 में खत्म हो गया था इसका टर्म, इसका जो काल था, दो सालों के लिए इसको बनाया गया था, 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2019 में इसका काल जो है वो समाप्त हो गया था। और 2019 के बाद में आप जानते हैं कि 2020 के आसपास, 2020 के स्टार्टिंग में जो है हमने कोरोना को देखा था, इस वजह से सरकार जो है उसने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके बाद 2021 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई कि 2021 में हम इसके ऊपर फिर से एक समिति जो है वो बनाएंगे, और वो कितने समय के लिए बनाई गई है, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के लिए इसको बनाया गया है, मतलब 2021 से 2023 तक के लिए इसको बनाया गया है। और ये कमिटी जो है वो और भारत सरकार को सलाह देगी कि हमको इस क्षेत्र में क्या नया करना चाहिए, रिसर्च में क्या नया करना चाहिए, जिससे कि हम इस नदी के बारे में और ज्यादा चीजें जो हैं, और ज्यादा बातें जो हैं उनको पता लगा सकें। तो ये हमारा एक सेशन था, एक मोटा मोटी सेशन था जो कि इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो आई होप कि ये सेशन जो है वो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों ने गेन करी होगी, और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एमसीक्यू टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसके लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। साथ ही साथ मेंस लेवल पर भी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि मेंस लेवल पर हमें मैप्स की सहायता से बहुत सारी चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करनी होती है, तो मैंने सारे भरपूर मैप्स जो हैं वो यूज किए हैं, जिसकी हेल्प से आप आसानी से मेंस लेवल पर भी अच्छे आंसर जो है वो लिख पाएंगे, इसमें आपको सहायता मिली होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही और सेशंस जो है वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।